नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हड़प्पा सभ्यता के अर्बन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पूर्व के लेक्चर्स में हमने हड़प्पा सभ्यता के इंट्रोडक्शन, उसके ओरिजिन, उसके नामकरण आदि विषयों पर विशद चर्चा की थी। आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन जो है वो इसका एक बेहद ही डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक हमने जैसा बात की कि बहुत सारे बड़े बड़े नगर जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, जिनमें से कुछ के नाम आपने अभी तक सुने होंगे, इन नगरों का अस्तित्व और इनकी प्लानिंग, इनका आर्किटेक्चर देख करके यह निश्चित तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता एक निश्चित विकास के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इन प्रमुख नगरों में जिस तरीके की प्लानिंग हमें देखने को मिलती है वो उस समय के टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को दर्शाती है। इस समय के जो भी नगर हैं वो सभी नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, कालीबंगा किसी नदी के किनारे तो नहीं है, घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा जो है वो बसा हुआ है। लोथल का तो अपना एक डॉक यार्ड था, वो सरस्वती और भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से इस समय के जितने भी प्रमुख नगर हैं वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ये नदियाँ क्यों इम्पोर्टेंट थी, क्यों उन्हीं के किनारे नगरों का बसाव हुआ? इसका एक कारण था कि इनसे पूरे साल जल की प्राप्ति होती रहती थी। जल न केवल सामान्य जीवन यापन के लिए ज़रूरी था बल्कि कृषि में भी बहुत ज़्यादा सहायक था। और सिंधु सभ्यता जैसा कि हम जानते हैं एक नगरीय सभ्यता थी, तो इस वजह से व्यापार यहाँ का प्रोफेशन के तौर पे एक बेहद ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था। तो व्यापार में भी ये नदियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सहायता उपलब्ध करवाती थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि नदियों के किनारे बसाव होने की वजह से सिर्फ लाभ ही लाभ हो रहा था। इसके साथ हानि की संभावना भी निरंतर बनी रहती थी, क्योंकि इन नदियों में समय समय पर बाढ़ आती रहती थी, जिसकी वजह से इन नगरों का विनाश होता रहता था, इनको नुकसान पहुंचता रहता था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों में एक कारण बाढ़ का बार बार आना भी है, जिस वजह से ये नगर बार बार नष्ट होते रहे, फिर बार बार नई नई जगहों पर उनका बसाव होता रहा। लेकिन अल्टीमेटली हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के बारे में जब हम बात करेंगे तो बाढ़ भी कहीं न कहीं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अभी तक जितने भी केंद्रों में खुदाई हुई है उससे हमें पता चलता है कि इन नगरों की योजना एक निश्चित योजना के अनुसार इन नगरों की रचना जो है वो की गई थी। और जितने भी नगर हैं उनमें उनका जो स्थापत्य शिल्प है उनमें जिस तरीके की समानता, एक समरूपता हमें देखने को मिलती है, उससे पता चलता है कि सिंधुवासी पहले प्लानिंग बनाते थे किसी भी नगर को बसाने की और उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते थे। जिस तरीके से आज मकान बनाने के लिए सिविल इंजीनियर्स होते हैं, मकान बनाने के लिए या कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए सिविल इंजीनियर्स जो हैं वो पहले मैप बनाते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता में भी नगरों की प्लानिंग करके ही उनको बसाया गया था। अर्नेस्ट मेके नामक विद्वान ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद कहा था, वो इतना इम्प्रेस हुए थे मोहनजोदड़ो की प्लानिंग से कि उन्होंने ये कहा था कि इस उजड़े नगर के ध्वंसावशेषों में प्रवेश करते समय निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि वह लंकाशायर के किसी आधुनिक व्यापारी नगर के ध्वंसावशेषों से घिरा हुआ है। लंकाशायर ब्रिटेन का एक प्रमुख नगर था और उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो अर्नेस्ट मेके ने यहाँ पर कहीं न कहीं मोहनजोदड़ो को लंकाशायर के समकक्ष लाकर खड़ा करने का प्रयास किया है। नगर निर्माण के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं वो दो मेन पार्ट में डिवाइडेड हैं। एक समान योजना पर आधारित हैं ये सभी नगर। जितने भी बड़े नगर हैं उनके दो मुख्य पार्ट हैं, एक तो है गढ़ी या दुर्ग या कोट, जिसे हम इंग्लिश में सिटाडेल कहते हैं, और जिसमें नगर के प्रमुख अधिकारी रहा करते थे, और दूसरा पार्ट था निचला शहर जिसमें आम जनता एक तरीके से निवास करती थी। ये जो गढ़ी या कोट था उसका निर्माण शेष नगर से ऊपर की तरफ एक उठे हुए चबूतरे पर किया जाता था। यह चबूतरा कहीं न कहीं बाढ़ के विरुद्ध सुरक्षा कवच का कार्य भी करता था।
दुर्ग या गढ़ी और निचले नगर में हमने नगर का बाइफर्केशन देखा। उसके बाद किसी नगर को डिवाइड करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण फीचर होता है वो होता है उस नगर की सड़कें, उस नगर के रोड्स और गलियाँ। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों की प्लानिंग की गई थी वो कहीं ना कहीं इन सड़कें और गलियों के आधार पर ही की गई थी। जितने भी रिहायशी नगर थे वो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इन दोनों ही दिशाओं में प्रमुख राजमार्गों में विभक्त थे और इसके द्वारा वो किसी भी नगर को, किसी भी सिटी को 4 समान भागों में विभक्त करते थे। इनके जो मीटिंग पॉइंट थे इन रोड्स के वो एक तरीके के सर्कल्स का कार्य करते थे। इन नगरों की जो मुख्य सड़कें थी वो काफ़ी चौड़ी थी। मोहनजोदड़ो में फॉर एग्जाम्पल उत्तर से दक्षिण जाने वाला राजमार्ग 33 फीट चौड़ा था और पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला राजमार्ग इससे भी अधिक चौड़ा था। सड़कों की इतनी अधिक चौड़ाई इस बात को सूचित करती है कि इस पर काफ़ी यातायात रहा होगा। मुख्य सड़कों के अलावा अन्य सड़कें भी थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी और पूरे नगर को वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स भी आगे चल करके सब ब्लॉक्स में डिवाइडेड थे गलियों या पतली सड़कों के द्वारा। तो इस तरीके से एक परफेक्ट प्लानिंग के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के नगरों को बसाया गया था ताकि किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो, किसी प्रकार की अव्यवस्था नगर में देखने को नहीं मिले। आगे हम बात करते हैं भवन निर्माण कला के बारे में। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी प्राचीन स्थलों की खुदाई हुई है उससे उस समय की भवन निर्माण कला के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर जो हमें हड़प्पा सभ्यता के मकानों में देखने को मिलता है वो ये है कि इनके दरवाजे या खिड़कियाँ मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलती थी बल्कि गलियों और सहायक सड़कों की ओर खुलती थी। आज हम कहीं पर भी अपना मकान बनाते हैं या कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसका जो मेन गेट होता है वो मेन रोड की तरफ रखा जाता है, ना कि पिछले वाले रोड की तरफ। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें ये एक अलग ही फीचर देखने को मिलता है कि उस समय के जितने भी मकान हैं उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल करके पीछे की तरफ, पीछे वाली सड़क की तरफ खुलते थे। क्या रीज़न रहा होगा? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग प्राइवेसी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मुख्य सड़क की ओर मकान को नहीं खोले जाने का एक कारण अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना था। और यहाँ तक कि अगर पिछली सड़क की तरफ या गली की तरफ मकान का दरवाज़ा रखा गया है तो वहाँ पर भी आगे के एरिया को, आंगन का जो एरिया है उसको एक दीवार से पैक कर दिया जाता था ताकि वहाँ पर भी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जा सके। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मकानों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। अगर हम इसकी समकालीन सभ्यताओं पर एक नज़र डालें जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामिया, तो उस समय पर मिस्र के जो निवासी थे वो पक्की ईंटों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे और मेसोपोटामिया में यह प्रयोग अगर हो भी रहा था तो बहुत ही अल्प मात्रा में हो रहा था। ऐसे समय पर सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी हैं वो कच्ची ईंटें तो बना ही रहे थे, साथ ही पक्की ईंटें भी बना रहे थे और उनका व्यापक प्रयोग भी कर रहे थे। ईंटों को जोड़ने के लिए इस समय पे बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स प्रचलित थी, जिनमें एक वो स्टाइल भी थी जिसे आज हम इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल के नाम से जानते हैं। इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल के द्वारा जब ईंटों को अरेंज किया जाता है, आज हम अपने घरों में देखते हैं तो उनको ईंटों को जो अरेंज करने का जो क्रम होता है उसे इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। और यह स्टाइल जो है वो दीवारों में भार सहन करने की क्षमता को बढ़ाती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इस स्टाइल से परिचित थे। इस समय पे जो ईंटों का प्रयोग किया गया है उनका साइज़ देख करके हमें लगता है कि एक स्टैंडर्ड साइज़ फिक्स जैसे कर दिया गया था। मकानों में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है वो 7x14x28 सेंटीमीटर की ईंट हैं। वहीं नगर की प्राचीरों में 10x20x40 सेंटीमीटर की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो रेशो जो है वो फिक्स है और रेशो है 1:2:4। चाहे वो मकान की ईंटें हों 7x14x28 की या फिर नगर प्राचीर की ईंटें हों 10x20x40 की, तो इनका जो रेशो निकल करके आता है वो आता है 1:2:4। तो नगरों की इस लेवल तक प्लानिंग एक जैसी साइज वाली या एक जैसे अनुपात वाली ईंटों का प्रयोग
कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता के विकास का परिचायक है। ये मोहनजोदड़ो के एक भवन की दीवारें हैं। इन्हें देख कर के आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल में जोड़ी गई हैं, या किस तरीके से ये कहीं न कहीं आज के हमारे घरों की जो दीवारें होती हैं उनको सिंबोलाइज करती हुई या उनसे काफ़ी मेल खाती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। आइए आगे हम बात करते हैं हड़प्पा की सिटी प्लानिंग के बारे में। हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है, और जैसा कि हमने बात भी की थी पहले कि इसका नामकरण भी इसीलिए हड़प्पा सभ्यता रखा जाना उचित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर प्लानिंग जो है वो हमें यहाँ एक इमेज में शो हो रहा है। हड़प्पा की यह आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। इस जिले का आधुनिक नाम शाहीवाल है और यह रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता का यह प्रमुख नगर हड़प्पा 150 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ था, और इसका जो दुर्ग टीला है इसे नाम दिया गया है एबी टीला। ये जो आपको सर्कल में शो हो रहा है जिसमें सिटाडेल लिखा हुआ है, क्योंकि दुर्ग को सिटाडेल भी कहा जाता है, तो यह एबी, इस टीले को एबी टीला नाम दिया गया है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इस सिटाडेल के उत्तर की तरफ जो टीला स्थित है उसे एफ टीले का नाम दिया गया है, और ये एफ टीला जो है वो इसी एफ टीले पर अन्नागार भी स्थित है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भंडार घर जो स्थित है, जो कि हड़प्पा नगर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये नदी का पुरातन मैदान लिखा हुआ है। तो ये रावी नदी एक तरीके से यहाँ से फ्लो हो रही है, जिसके किनारे पर यह नगर बसा हुआ है। और ये हो गया आपका दुर्ग टीला। दुर्ग टीले के उत्तर में जो टीला स्थित है, जो माउंट स्थित है, उसको एफ टीला नाम दिया गया है, जिसपे बहुत ही महत्वपूर्ण इमारतें हैं, जैसे कि अन्नागार है। अन्न को सुरक्षित रखने के लिए जो भंडार घर है वो यहाँ पर रखा गया है। और ज़रूर ये क्योंकि नदी के किनारे है, तो नदी के माध्यम से जहाज़ों के माध्यम से इस भंडार घर तक जहाँ अनाज पहुँचाने की व्यवस्था जो है वो रखी हुई की गई होगी। उसके साथ ही इस एफ टीले पर अन्नागार के साथ साथ अनाज कूटने के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो हैं वो श्रमिकों के आवास हैं। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता के ये जो प्रमुख फीचर्स हैं हड़प्पा नगर के, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का ये जो एफ टीला है, यहाँ से हमें पकी हुई ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। ये जो आप 18 छोटे छोटे सर्कल्स देख पा रहे हैं, जिनका उपयोग कहीं न कहीं अनाज पीसने के लिए किया जाता था। इसी टीले से हमने जैसा अभी बात की कि ये श्रमिकों के आवास भी मिले हैं। तो ये श्रमिकों के आवास और कार्यशाला कहीं न कहीं आसपास स्थित थे उस समय पे। आगे हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर जो है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ पे हमें 16 भट्टियाँ मिली हैं और धातु बनाने की एक मूषा मिली है। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि संभवतः इस बस्ती में ताम्रकार रहते होंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता हम जानते हैं कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन है, कांसे पर आधारित सभ्यता है। और कांसा जो है वो तांबे में टीन को मिला करके बनाया जाता है। तो तांबा कहीं न कहीं हड़प्पा सभ्यता में एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान जो है वो रखता है। हड़प्पा सभ्यता का यह क्षेत्र है, इसके दक्षिण में, ये तो हमने बात की, साउथ में तो एफ टीला स्थित है, नॉर्थ में तो एफ टीला स्थित है, और साउथ में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे नाम दिया गया है समाधि R37 या सिमिट्री R37, जहाँ पर कुछ लोगों को दफनाने के प्रमाण भी हमें मिले हैं। इसके अलावा 1934 में एक और समाधि हमें हड़प्पा नगर से मिली है जिसे नाम दिया गया है समाधि H या सिमिट्री H, लेकिन इसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से लगाया जाता है। तो इस तरीके से एक बेहद ही प्लान्ड वे में हड़प्पा का जो नगर है वो बसाया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर सड़कें हैं, गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, और सफाई का इतना ज़्यादा ध्यान हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के द्वारा रखा जाता था। तो क्योंकि यहाँ तक भी कहा गया है कि इनकी जो सड़कें थी वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि हवा उन्हें अपने आप साफ करती रहती थी। तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा यूज़ की गई है वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा सिविलाइजेशन के जो हायर डायमेंशंस हैं या सिविलाइजेशन के जो हायर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उनको दर्शाने के लिए इनफ है।
आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर्स में हम और सिटीज़ हड़प्पा सभ्यता की जो और बाकी नगर हैं उनकी प्लानिंग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।